डियर स्टूडेंट्स, आज हम टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि टिश्यू होता क्या है, यानी ऊतक से क्या तात्पर्य है। हालांकि आप अपनी प्रीवियस क्लासों में ये पढ़ चुके हैं ऊतक के बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी मैं इसको शुरू से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ऊतक क्या होता है? एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो और वो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हों, ऊतक कहलाता। ऊतकों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 समूह बनाए हैं ऊतकों। पहला है विभज्य ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक और तीसरा स्रावी ऊतक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विभज्य ऊतक की। इसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। विभजित ऊतक जो होता है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, वो कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो विभाजन की अवस्था में हो या उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाए। इस ऊतक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में बारंबार समसूत्री विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी ये ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो विभाजन करता रहता है। इनकी सेल्स सामान्यतः गोलाकार, आयताकार अथवा बहुभुजी पाई जाती है। सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और सेलुलोज की बनी। सेल्स में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, यानी इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेसेस का तात्पर्य है कोशिकाओं के मध्य में यदि स्थान छूटता है खाली, तो उसे हम अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। वो इसमें नहीं पाए जाते। ये सेल्स सक्रिय रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती रहती हैं। इनमें प्लास्टिड भी प्रोप्लास्टिड अवस्था में पाए जाते हैं, शुरुआती अवस्था। दूसरा, इनके जीवद्रव्य में वैक्यूल नहीं पाई जाती अथवा बहुत छोटे आकार की पाई जाती। केंद्रक बड़े होते हैं और स्पष्ट होते हैं। तो ये जो विशेष गुण हैं ये किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्य ऊतक जो है, ये उसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाए। अब इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की यदि हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर कई प्रकार से विभाजित किया गया, जो इस प्रकार। पहला है प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार। विभाजनशील सेल जो होती है, मतलब इसमें विभाजन होता है, उसमें विभाजन किस आधार पर हो रहा है, मतलब किस आधार पर विभाजन हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको 3 प्रकार से बांटा गया। पहला है मास मेरिस्टेम। क्या तात्पर्य है? इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो विभाजन होता है वो सभी तलों में होता है। फलस्वरूप सेल्स का एक अनियमित समूह उत्पन्न होता है। ये सेल्स व्यवस्थित होकर किसी विशेष संरचना का निर्माण करती हैं। इसे हम मास मेरिस्टेम की संज्ञा देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यानी इस विभज्य ऊतक में कोशिकाएं 2 तलों में विभाजित कर सकती हैं।
जिससे ये परत में व्यवस्थित होती है। 2 तलों में होगा तो परत बन जाएंगे, जैसे एपिडर्मिस। एग्जाम्पल इसका, इसे कहते हैं प्लेट मेरिस्टम। तीसरा है रिब मेरिस्टम। मेरिस्मेटिक सेल्स में एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं। क्या तात्पर्य है? यानी ये विभाजन वो होता है जिसमें परिधि के सापेक्ष में विभाजन 90 डिग्री एंगल पर पाया जाता है। यानी 90 डिग्री एंगल पर यदि विभाजन हो परिधि से तो उसे हम एंटीक्लाइनल विभाजन कहते हैं। तो रिब मेरिस्टम में मेरिस्मेटिक कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं और विभाजन एक तल में अर्थात कोशिका के लंब अक्ष अथवा अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर होते हैं। इससे जड़ व तने में वल्कुट और मज्जा का परिवर्धन, यानी वल्कुट और मज्जा जो है वो रिब मेरिस्टम के द्वारा ही बनती है। अब बात आती है दूसरा जो प्रकार है विभाजन का, किस आधार पर विभाजन है। तो पहला आधार तो था तल के आधार पर, दूसरा है आरंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास के आधार पर। ये क्या है? विकास के आधार पर मेरिस्मेटिक सेल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। पहला है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या चीज़ है? ये पादप काय में सभी मूल अंगों का निर्माण करता है। कौन? प्राइमरी मेरिस्टम। तथा प्रोमेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिकाओं से बना होता है। किसी प्राइमरी मेरिस्टम की सबसे पहली अवस्था प्रोमेरिस्टम ही होती है। कभी कभी ये निष्क्रिय अवस्था में मौजूद रहती है तथा समय विशेष आने पर सक्रिय होकर विभाजन आरंभ कर देती है। इसका एग्जाम्पल है रूट एपेक्स पर, शूट एपेक्स पर और वेस्कुलर कैम्बियम जो है, वेस्कुलर बंडल्स की जो कैम्बियम है, ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी मेरिस्टम हैं। यानी जब पौधे में शूट एपेक्स की सेल्स काट रही थी सेल्स को, तो वो नीचे की तरफ आती हैं और रूट एपेक्स की काटेगी वो भी ऊपर की तरफ जाएगी रूट में, तो वो परमानेंट टिश्यू में बदलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है विभाज्य ऊतक जो है जब शूट और रूट एपेक्स पे सेल्स काटता है, प्रोमेरिस्टम टाइप का वो है, प्रोमेरिस्टम है, वो जो काटता है कोशिकाएं वो परमानेंट टिश्यू में बदलती हैं। लेकिन उनमें यदि कुछ कोशिकाएं प्राइमरी नेचर की रह जाएं, यानी उनमें वो परमानेंट टिश्यू में ना बदलें, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। तो उसका एग्जाम्पल है रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और वेस्कुलर कैम्बियम। इन सब प्राइमरी मेरिस्टम की उत्पत्ति प्रोमेरिस्टम से होती है जो बिल्कुल शीर्ष पे पाया जाता है। इसके बाद है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या तात्पर्य है? परमानेंट सेल्स में, यानी विभाज्य ऊतक जो था उसने जो सेल्स काटी वो सेल्स परमानेंट टिश्यू को बनाएंगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू मतलब जो परमानेंट हो गया, इसका कार्य भी निश्चित हो गया, ऐसा ऊतक जो कार्य निश्चित हो गया और जगह निश्चित हो गई। अब यदि उसमें उन परमानेंट सेल्स में सामान्यतः विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, एक बार अगर काम फिक्स होगी, ये एंडोस्पर्म बनाएगी, ये कॉर्टेक्स बनाएगी, ये एपिडर्मिस बनाएगी, ये आपका एंडोडर्मिस बनाएगी, ये सब फिक्स हो गया, तो इसमें कोई भी ऐसा विभाजन नहीं होगा कि नया टिश्यू बना सके। लेकिन कभी कभी आवश्यकता होने पर परमानेंट सेल भी सक्रिय होकर विभाजनों में भाग लेना आरंभ कर देती है। इस प्रकार से उत्पन्न जो विभाजनशील सेल्स को हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के समय उत्पन्न होने वाले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर मतलब 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो कैम्बियम बनती है, जो रंभ के अंदर की पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू, लेकिन वो मेरिस्मेटिक हो जाता है। तो एक इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बन जाती है, तो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में भी यदि कैम्बियम बन गई तो रिंग का निर्माण हो जाता है पूरा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय उत्पन्न होने वाली इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इसी श्रेणी में आती है। कॉर्क जो बनाता है वो कॉर्क कैम्बियम इसी श्रेणी में आती है, वो भी परमानेंट टिश्यू में से ही बनती है। अब इसके बाद आता है पोजीशन के आधार